देखिए पहला न्यूज़ है, सेना का वाहन रंग बदल दुश्मन को चमका देगा। ठीक है, तो असल में हुआ क्या है कि जोधपुर में एक रक्षा प्रयोगशाला है, ठीक है, डीएलजे उसका नाम है, डिफेंस लैब जोधपुर, डीएलजे, ठीक है। और उसके द्वारा जो है एक खास प्रकार का रंग तैयार किया गया है। तो एक तकनीक के द्वारा तैयार किया गया है ना कि की वस्तु पे या कोई भी जो सेना का सामान है, जैसे गाड़ी है, टैंक है, उस पे अगर वो खास प्रकार का कलर कर दिया जाएगा, तो उससे में क्या होगा ना कि वो टैंक है, जो गाड़ी है, वो अन्य जगहों के हिसाब से अपना रंग बदल लेगा। जैसे छिपकली होता है ना, छिपकली, पता होगा आप लोगों को, वो रंग बदल लेता है ना, जिस सामान पे बैठा। छिपकली नहीं जी, सर, गिरगिट आई थिंक। गिरगिट 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 यार, ओके, बिल्कुल, ठीक है। तो ना ये इस तरीके का कलर तब किया गया है कि कोई भी चीज़ को अगर उस पे कलर कर दिया जाता है, तो वो भी अपना रंग बदल पाएगा। ठीक है, तो क्या है कि देश के रक्षा वैज्ञानिकों ने एक ऐसा छलावरण तैयार किया है, जो युद्ध के मैदान में दुश्मन की आँखों में धूल झोंक देगा। ठीक है? और ये जोधपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला के द्वारा ये तैयार किया गया है। इनके इस्तेमाल वाला सेना का कोई सामान कहीं स्थित है, तो इस तकनीक से उसके पास का रंग भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो कलर चेंज कर सकेगा, इस तरीके का एक तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो याद रखिएगा ये जोधपुर के पास जो है रक्षा प्रयोगशाला, उसके द्वारा तैयार किया गया है। अब इसका नामकरण वगैरह नहीं किया गया है, और धीरे धीरे ये चीजें और डेवलप होंगी तो चर्चा में आएंगी। ठीक है, आगे देखिए क्या है। बिहार के छात्र ने जीता संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार। तो इनका नाम है, आरा के हैं, प्रख्यात प्रतीक, इनका नाम है प्रख्यात प्रतीक। इनके द्वारा एक अवार्ड जीता गया है। नाम क्या है अवार्ड का? नाम है यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024। ठीक है, फिर नाम याद रखिएगा, यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड चैलेंज इन इंडिया 2024। ये अवार्ड जीता है, प्रख्यात प्रतीक नाम है इनका। और ये जो बनाए थे अपना प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जो है वो भूकंप से बचने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया था, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड है, इसलिए चर्चा में है, आप लोग ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। मन्नत ने 7 भारतीय पेशेवरों को पछाड़ा। तो ये सिंपल न्यूज है कि मन्नत बराड़ एक खिलाड़ी है, और वो गोल्फ से जुड़ी हुई है। इतना याद रखिएगा कि एक व्यक्ति जो है गोल्फ से जुड़ी हुई है। ठीक है, चर्चा में रही हैं। कौन सा अवार्ड जीती है वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई कोई विशेष ऐसा नहीं है कि जानकारी होनी चाहिए, बस ये खिलाड़ी किस खेल से जुड़ी हुई है इतना पता होना चाहिए। तो मन्नत बड़ा नाम है इनका, और ये गोल्फर है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन को भेंट की थी झारखंड की कलाकृति। इम्पोर्टेंट क्या है, समिट कहाँ पे हुआ है बताइए, ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है अभी इस बार का? कजान रसिया। जी, कजान रसिया में हुआ है। कितने देशों ने भाग लिया था इस बार ब्रिक्स समिट में? भाग 9 ही लिया था। 9 लिया है। पहले से हाँ, कितना? 10 को पहले से 10 है। पहले 5 से स्थायी 5 और। और अभी इस बार फिर 5 और लिया है। हाँ, ठीक है, तो टोटल जी 10 हो 5 गए। स्थायी। जी, अर्जेंटीना को भी शामिल किया गया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ था, वो हट गया है। ठीक है, तभी कुल मिलाकर 10 देश हैं ब्रिक्स में, याद रखिएगा। कौन कौन सा देश है एक बार बता दीजिए आप लोग। ठीक है, 5 देश तो पहले से ये है ना, BRICS। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके अलावा इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। इजिप्ट, इथियोपिया, इजिप्ट, इथियोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना। इजिप्ट सेम है। इजिप्ट और मिस्र सेम ही है ना, ईरान तो वही है, और सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात 5। बिल्कुल यूएई है ना, ये हो गया। तो लेकिन इथियोपिया है, सऊदी इजिप्ट और है। यूएई में से कोई एक पार्टिसिपेट नहीं किया था, 9 ही
न्यूज में दे रहा था। अर्जेंटीना नहीं किया था। नहीं, अर्जेंटीना तो वो अलग है। अभी ब्रिक्स में है तो 10 ही देश है ना। 10 मेंबर, हाँ सर। एक नाम वापस से लिया था सर। जी, अर्जेंटीना वापस लिया था। अर्जेंटीना ही वापस लिया। जी, ठीक है। तो पुतिन से जब मिले थे प्रधानमंत्री तो उनको झारखंड की एक कलाकृति भेंट किए थे। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति से जब वो मिले मसूद क्या नाम है, पेजेस्कियन। ये मदर ऑफ पर्ल्स से फूलदान भेंट किए थे। ये महाराष्ट्र का तटीय कारीगर द्वारा ये बनाया जाता है। फिर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से जब वो मिले थे शौकत मिर्जियोयेव, एक प्रारंभ वर्ली पेंटिंग प्रस्तुत की थी। वर्ली पेंटिंग आप लोग आइडिया होगा, ये महाराष्ट्र में बनाया जाता है, ठीक है, वर्ली जनजाति के द्वारा। तो ये ब्रिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ हुआ है, क्या है, उसका बेसिक्स जरूर देख लीजिएगा। ब्रिक्स का शुरुआत कब हुआ था बताइए, इस साल शुरू किया गया था ब्रिक्स, साल 2009 में, ठीक है। जी, सब शुरू है ना 2003 के आसपास में एक मीटिंग हुई थी, वहां से ब्रिक्स का नींव पड़ा था। एक अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर विश्व की 4 अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात किए थे। 4 अर्थव्यवस्था कौन सा था, इंडिया था, रशिया था, ब्राजील था, फिर एक और था कौन सा, ब्राजील, चाइना, बिल्कुल ये चाइना है ना। ये 4 अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बोले थे कि अगर ये मिल जाता है तो अमेरिका को आने वाले निकट भविष्य में प्रतिसंतुलित कर सकता है, क्योंकि एक टाइम था जब अमेरिका का ही बोलबाला था, है ना। तो ये ऐसा बात तो 2002-3 में बोले थे। उसके बाद ही जो है ये सब शुरू हुआ था। अलग अलग 4 देश जो है मिलना शुरू किया था और फिर धीरे धीरे उसमें अफ्रीका को जोड़ा गया, तब जाके ये ब्रिक्स बन गया। और ब्रिक्स के बनने के बाद अभी 2023 में उसमें फिर से 6 देश को शामिल करने की बात हुई थी, लेकिन उसमें से अर्जेंटीना है, उसका वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गया था, वहाँ के राष्ट्रपति बदल गए थे, तो उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। अभी कुल मिला के देश जो है ब्रिक्स में शामिल है, ठीक है। आगे देखिए, वायुसेना को स्वदेश में तैयार पहला परिवहन विमान C-295 सितंबर 2026 में मिलेगा। ये C-295 है क्या, तो ये जो है भारत और स्पेन दोनों का साथ में मिलकर जो है विमान तैयार करने की परियोजना है, उसी का नाम C-295 रखा गया है। कुल मिलाकर 56 विमान बनाए जाएंगे, 56, जिसमें से 16 विमान जो है वो विदेश से बन के आएंगे और 40 विमान जो है उसको यहीं पे बनाया जाएगा, भारत में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा C-295 के बारे में, ठीक है। एक कंपनी है बोइंग, ठीक है, एयरबस, ठीक है, तो ये स्पेन की कंपनी है, उनके द्वारा जो है ये भारत में टाटा के साथ मिल के तैयार किया जा रहा है। ये नाम याद रखिएगा, 295 स्पेन के साथ जो है मिलकर तैयार किया जा रहा है। अफगानिस्तान पहली बार चैंपियन बना है, तो एशिया कप होता है, एशिया के 6 देश इसमें भाग लेते हैं, क्रिकेट का टूर्नामेंट है। इसमें पहली बार अफगानिस्तान की टीम जो है वो जीती है। याद रखिएगा ये एशिया कप मतलब इमर्जिंग एशिया कप दरअसल इसका नाम था। मतलब जो ओरिजिनल टीमें हैं वो भाग नहीं लेके इसमें हर देश ए टीम भाग ली थी। जैसे इंडिया की तरफ से इंडिया ए भाग लिया था, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान। इन सब देशों का 6 देशों का इसमें प्रोग्राम हुआ था, टूर्नामेंट। इसमें अफगानिस्तान जीता है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि अफगानिस्तान का इस तरीके का कोई मतलब वैश्विक स्तर का पहला ट्रॉफी जो है वो जीता गया अफगानिस्तान के द्वारा। काफी तेजी से अफगानिस्तान क्रिकेट के क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं। एशिया कप जो जीता है तो ये काफी बेहतर सराहनीय है उसके लिए। तो देखिए एक खिलाड़ी है चीन की झोंग किनवेन, ठीक है। इसको सिंपल याद रखिए कि ये लॉन टेनिस से जुड़ी हुई है, ठीक है, और इन्होंने पैन पैसिफिक ओपन जीता है। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम हम लोग पढ़े थे, 4 ग्रैंड स्लैम, उससे ही सवाल बनने की संभावना है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे देखिए, ये बिहार की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है अंजू, ठीक है। तो इन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता हो रही है, उसमें अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। काफी है क्योंकि एक ही खिलाड़ी के द्वारा 4 पदक जीता जा रहा है, ठीक है। कौन कौन सा खेल में जीती है, तो 100 मीटर की रेस में जीती है,
200 मीटर की रेस में जीती हैं, फिर लॉन्ग जंप में भी जीती हैं और ट्रिपल जंप में जीती हैं। ये 4 खेल अलग अलग खेल में अंजू कुमारी के द्वारा 4 स्वर्ण जीता गया है। ठीक है। प्रतियोगिता कौन सा है, तो नासिक में हो रहा है, महाराष्ट्र के नासिक में, और राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। ठीक है। आप लोग ये बताइए तो, जो युवा दिवस मनाया गया था इस बार का राष्ट्रीय युवा दिवस, वो कहाँ मनाया गया था? नासिक में सर। जी है ना, कब मनाते हैं, कितनी तारीख को? 12 जनवरी। 12 जी तो ठीक है, तो नासिक से याद रखिएगा कि नासिक में दिवस ही मनाया गया था, और नासिक में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें अंजू कुमारी स्वर्ण पदक जीत रही है। ठीक है। अगला है कर्नाटक में अनुसूचित जातियों को मिलेगा कोटे में कोटे का लाभ। सिंपल ये समझिए कि हरियाणा के बाद कर्नाटक दूसरा ऐसा राज्य है जो कोटे के अंदर कोटा दे रहा है, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए लाया है। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा राज्य है, तो आप कर्नाटक याद रखिएगा। क्या ये भारत का पहला राज्य है, तो नहीं, दूसरा राज्य है। इससे पहले हरियाणा जो है वो भी कोटे के अंदर कोटा दे चुका है। अभी जो है ये कर्नाटक में जारी हुआ है ऐसा। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने को योजनाएं पर्याप्त नहीं। यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया है, और बेसिकली ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा क्या गया है ये समझ लेते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है दुनिया में, तो उसको निपटने के लिए जो भी प्रयास पूरी दुनिया कर रही है, अलग अलग देश कर रहे हैं, उसके बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अपर्याप्त प्रयास है। मतलब अगर इसी रफ्तार से प्रयास होती जाएगी तो हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है, पेरिस समझौते के तहत जो लक्ष्य रखा था, उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना, या उसको प्राप्त करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। बस इतना समझ लीजिए। और तो हम लोगों ने क्या था लक्ष्य, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे, या प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा तक का जो लेवल था वहां तक हम अपने टेम्परेचर को ले जाएंगे। तो ये सारी लक्ष्य पेरिस का रखा, COP 15 में। COP 21 हुआ था ना, COP 21 था बिल्कुल। और पेरिस में ये हुआ था 2015 में। ठीक है, यूएन का रिपोर्ट है, और वो ये सारी बातें कह रहा है। हम लोग मीन्स जब देखेंगे तो उसमें इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अगला देखिए क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 पोत जो है, गश्ती पोत, उसको जलावृत किया गया है। कौन सा 2 पोत है, ये है अदम्य और अक्षर। ठीक है। तो हम लोगों ने कल जब डिफेंस टेक्नोलॉजी में देखा था, तो बहुत सारा इस तरीके के पोत के बारे में पढ़े थे, है ना। क्या क्या नाम था, याद कीजिए, बताइए। कल जो हम लोग देखे थे क्या क्या नाम था? मुल्की और मालपे। मालपुर। मालपे मुल्की। फिर हम लोगों ने एक कुछ नॉर्थ ईस्टर्न शहर के नाम पे भी एक पढ़ा था, क्या नाम था उसका? था ना, एक उत्तर पूर्वी शहर के नाम पे था, इम्फाल, INS इम्फाल। ठीक है। जी सर। उस, जी, उसके बाद एक संध्याक पढ़ा था हम लोगों ने, संध्याक याद कीजिए। सर्वे पोत था सर संध्याक। वो पूछिए सर। जी है ना। उसके बाद एक केजी बेसिन में पेट्रोल को लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, क्या नाम था उसका? उस शिप का क्या स्वर्ण नाम था? सिंधु। स्वर्ण सिंधु, स्वर्ण बहुत बढ़िया। सिंधु। बहुत बढ़िया, है ना। फिर यहाँ देखिए अदम्य और अक्षर भी हम लोगों को मिल रहा है, ये सब याद रखिएगा। आगे देखिए, श्रीलंका में धार्मिक स्थलों पर सौर प्रणाली स्थापित की है ना। भारत जो है क्या कर रहा है, तो भारत जो है श्रीलंका में वहाँ जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे रूफ टॉप सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर रहा है। ठीक है। तो ये अच्छा कदम, श्रीलंका में इस तरीके का प्रयास भारत के द्वारा किया जा रहा है। रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली, रूफटॉप यानी सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ कुछ परियोजना है भारत सरकार जो चला रही है, उसको बताइए रिवाइज में क्या क्या नाम है, बताइए। सूर्योदय है एक, सूर्योदय। सूर्योदय। जी, और क्या है, सूर्य घर। सूर्यघर बिजली योजना। जी। ठीक है, ये कुसुम सब भी याद होता है। है, कुसुम। ये सोलर सब बिल्कुल एनर्जी। कुसुम भी है। तो कुसुम किसानों के द्वारा खेत में जो है अपने लैंड फील्ड में सोलर प्लांट स्थापित करना है, ये पुराना परियोजना है। हाल वाला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सूर्योदय और सूर्य जी। घर बिजली का। ओके। इसका देखिए एक व्यक्ति है विपिन, तो इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिंपली समझ लीजिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठ अधिकारी विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो विपिन कुमार इनका नाम है। बिहार के कई राज्यों में जो है ये बिहार के कई जिलों में जो है ये DM रह चुके थे।
थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अभी इनको अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। माय अभियान से बच्चों में कहानी पढ़ने की क्षमता बढ़ी। तो देखिए माय अभियान है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, मदर इनिशिएटिव कार्यक्रम है ना, माय अभियान मदर इनिशिएटिव कार्यक्रम इसका नाम है, फुल फॉर्म। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो जीविका और प्रथम संस्था के द्वारा। प्रथम नाम का एक संस्था आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, असर की रिपोर्ट भी जी एक आती सर, है, असर का वाले रिपोर्ट। जी। यस तो इन सर। दोनों ने मिलकर जो है माय इनिशिएटिव कार्यक्रम शुरू किया था। उससे हो क्या रहा है कि बच्चों का जो है एनरोलमेंट बढ़ा है स्कूल में, पेरेंट्स जो है उनका भी जुड़ा हुआ है स्कूल से, तो इन सब के बारे में बात की गई है। ठीक है, बस यही सिंपल है। माय अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये याद रखिएगा, बिहार में चल रहा है ये। साझा कार्यक्रम, साझा विकास कार्यक्रम चलाएंगे भारत व स्पेन। अभी स्पेन के राष्ट्रपति आए हुए थे, पेड्रो सांचेज। ठीक है, तो भारत और स्पेन के बीच बहुत सारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, है ना, डील हुआ है बहुत सारा। तो दोनों देश जो है दक्षिण अमेरिका के देशों में विकास कार्यों में साझा लाएंगे। पहला तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों देश मिलकर साउथ अमेरिका में जो कुछ देश हैं, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना टाइप का जो देश है, चिली, इन सब में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू करेगा। फिर आगे क्या है, तो दोनों नेताओं ने टाटा व एयरबस के संयुक्त उद्यम C-295 सैन्य परिवहन विमान के निर्माण संयंत्र का संयुक्त तौर पर उद्घाटन किया है। C-295 के बारे में हम लोग बात भी कर चुके थे। फिर कितना विमान है इसके तहत, तो 56 बनाना है। 56 जो है वो इम्पोर्ट हो गया है, सॉरी 16 जो है बाहर से आएगा और 40 उसको स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। बड़ौदा में जो है इसको खोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो दोनों मिले भी थे, स्पेन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी, ये दोनों भी गुजरात के बड़ौदा में ही मिले हैं। ठीक है, ये देखिए विश्व चैंपियनशिप में चिराग चिकारा ने जीता स्वर्ण। चिराग चिकारा किससे जुड़े हुए हैं, ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं। अल्बानिया के तिराना में एक प्रतियोगिता चल रही है कुश्ती से संबंधित, तो अंडर 23 कैटेगरी में चिराग चिकारा जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं। बस इतना ही है, अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ये वही न्यूज है C-95 के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोग जान चुके हैं क्या है। आगे चलते हैं। चांद पर नो लैंडिंग क्षेत्रों की पहचान, नो लैंडिंग, 9 जगह का पहचान किया गया है जहां पर चांद पर जो है कोई भी मिशन है और वो उतर सकेगा। ठीक है, तो नासा का आर्टेमिस 3 मिशन जो है वो गया हुआ है अभी, और वही दक्षिण ध्रुव के पास 9 ऐसे संभावित लैंडिंग क्षेत्र का पता किया है। भारत भी जो है अपना चंद्रयान 3 से के तहत साउदर्न पोल पर उतर चुका था। साउदर्न पोल पे ना एक कोई खास क्रेटर था जहाँ पे चंद्रयान 3 उतरा था। आप लोगों को पता है क्या क्रेटर का नाम क्या था? मैंजिनॉट। मैंजिनॉट क्रेटर, बहुत बढ़िया। ठीक है, मून मिशन के बारे में बताइए, 3 मिशन उसका क्या नाम है? चीन का मून EOS। था, हाँ, ये क्या था वो, और टाइम जी, 6 करके थे। हाँ, चांद 23, 6 है ना, 23 चांद जी, 6 उसका नाम। यानी सिक्स। जी, ठीक है। चांद 6 था। यस। उसके बाद जापान जो है थोड़ा देश वो बन गया है जो चांद पे गया था, ये भी याद रखिएगा। और आर्टेमिस मिशन भी चांद पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत कब तक जो है मानव युक्त मिशन भेजना चाह रहा है चांद पे, बताए थे आप लोगों को, साल 2040। 2040 तक, बहुत बढ़िया। मानव और अपना, रजिस्टर। जी, अपना खुद का स्पेस स्टेशन कब तक बना लेना है, 2035। 35। 2035 तक। 35। VOM, 2035। जी, VOM, वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये कब तक बनाना है? 2028। 2028 तक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। नईम जो है एक व्यक्ति है, नईम, उनका पूरा नाम है नईम कासिम। ये हिजबुल्लाह के नए प्रमुख घोषित हुए हैं। उनका जो पुराने प्रमुख थे उनका नाम था हसन नसरल्लाह। इनको मार दिया गया था। ठीक है, एक हमले में मारे गए थे, इसराइल के द्वारा जो हमला किया गया था उसमें। तो उस उनकी जगह पे अब नए जो हैं अध्यक्ष बने, मतलब लेबनान का जो चरमपंथी संगठन है हिजबुल्लाह, उसके नए चीफ बने हैं। उनका नाम है नईम कासिम। ठीक है, तो नईम कासिम का नाम याद रखिएगा। और किन की जगह पे आए हैं, तो ये हसन नसरल्लाह की जगह पे आए हैं। ठीक है, लेबनान के बारे में याद रखिएगा। हूती विद्रोही किस देश का है बताइए, हूती? यमन। यमन। ठीक है, आगे देखिए। देश के पहले आयरन मैन सांसद बने
तेजस्वी सूर्या। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, बेंगलुरु सीट से ये लोकसभा में चुने जाते हैं। ठीक है, ये क्या किए हैं, तो एक जो है ना ट्रायथलॉन हुआ था। ट्रायथलॉन क्या होता है कि 3 प्रतिस्पर्धा एक साथ की जाती है, इसमें तैराकी भी है, साइकिलिंग है और दौड़ है। तो तेजस्वी सूर्या जो है ये 2 किलोमीटर के आसपास तैराकी किए हैं, उसके अलावा 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर के आसपास जो है ये दौड़ करते हुए कुल 113 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं। और ये जो है ना ट्राइथलॉन चैलेंज पूरा किए हैं। इसी के कारण जो है इनको आयरन मैन 70.3 ट्रायलॉन नाम का एक पदक था, वो जीत गए हैं। तो यही न्यूज बना है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कौन से व्यक्ति हैं, तेजस्वी सूर्या हैं, किस पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं, कहाँ से लड़ते हैं, तो बेंगलुरु से ये लोकसभा में चुने गए हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को आइडिया भी होगा इसके बारे में, बैलन डी और पुरस्कार के बारे में, किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए, बैलन डी और पुरस्कार किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल। फुटबॉल से। बहुत बढ़िया है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है। तो बैलन डी और पुरस्कार प्रदान किया गया 2024 के लिए। और इस बार जो है स्पेन के ही 2 लोगों को ये दिया गया है। पहले एक तो मेल कैटेगरी में रॉड्री नाम के खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया, और फीमेल में बोना माटी को दिया गया। ठीक है, एताना बोना माटी को दिया गया है। पहले भी इनको ही मिला था, इस साल भी इनको ही मिला है। पुरुष वाले में जो है ये व्यक्ति चेंज हुए हैं, रॉड्री जीते हैं, इससे पहले मेसी को मिला था, इस बार ये चेंज हो गए हैं और इस बार रॉड्री मिला है। ठीक है, चलिए ये बताइए, हम लोग एक और खेल से जुड़ा हुआ प्रतियोगिता पढ़े थे, प्रतियोगिता नहीं था, एक अवार्ड था, उसका नाम क्या था, क्या नाम था, कोई नहीं याद आता है तो हम पूछेंगे। उनको मिला था, टेनिस खिलाड़ी है ना, सर्बिया नोवाक के, क्या नाम, जोकोविच। नोवाक नोवाक जोकोविच को मिला जोकोविच था। को। जी, कौन सा हाँ, याद है? गोल्डन कुछ मिला है क्या सर? नहीं नहीं, गोल्डन स्लैम तो है ही ना, बट इनके अलावा जो है उनको एक लॉरेंस करके मिलता है ना एक अवार्ड, कोई नहीं हम बताएंगे आपको, तो वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, तो वो उनको मिला है इस बार का। ये देखिए, यूरोप का ईंधन सप्लायर बनता जा रहा है भारत। मतलब अभी समझिए कि यूरोप जो है वो अपना मैक्सिमम फ्यूल जो था वो रसिया से खरीदता था, लेकिन बाद में चल के जो रसिया में और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच जो प्रॉब्लम हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, तो अब जो भी यूरोप का ईंधन है ना वो भारत द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मतलब मैक्सिमम। इस वजह से भारत जो है यूरोप का ईंधन सप्लायर बनता जा रहा है, यही न्यूज है। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं दिया गया है कुछ, ये मेंस में इन चीजों को घुमा के यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, आयुष्मान योजना शुरू किया गया है। ठीक है, 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नाम की धनतेरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का उपहार दिया है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि दिल्ली और बंगाल में ये योजना लागू नहीं होगा। यहाँ के जो अ, राज्य सरकार है वो इस योजना को अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया है। दिल्ली और बंगाल में लागू नहीं हुआ, बाकी पूरे देश में ये लागू हो गया है। ठीक है, इसके अलावा एक ई पोर्टल है, तो ई विन पोर्टल आपको याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ने गर्भवती महिला और बच्चों के टीकाकरण के लिए ई विन पोर्टल भी शुरू किया था। ठीक है, ये बताइए मिशन इंद्रधनुष क्या है, मिशन इंद्रधनुष? ये टीकाकरण से रिलेटेड है, बच्चों का टीकाकरण से। जी बढ़िया। ठीक है, ये खो खो से जुड़ा हुआ न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं। दीप्ति शर्मा क्रिकेट से जुड़ी खिलाड़ी है, महिला क्रिकेट से भारतीय टीम की खिलाड़ी है। रैंकिंग आया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस व्यक्ति का नाम रखिएगा। दीप्ति शर्मा क्रिकेट से जुड़ी हुई है। मैथ्यू वेड ये क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया टीम के, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, ये भी याद रखिएगा मैथ्यू वेड के बारे में। फिर ये देखिए, अमेरिका ने एक वर्ष में 1100 यानी 1100 भारतीयों को भेजा स्वदेश। तो जो इलीगल इमाइग्रेंट्स होते हैं उनको जो है अमेरिका ने वापस भारत भेज दिया है, 1100 लोगों को। डंकी मूवी आई थी, आप लोग डंकी पता है ना, डंकी, ये डंकी है क्या बताइए, डंकी रूट क्यों फेमस हुआ था अभी, डंकी रूट के बारे में कुछ बताइए। है ना, डंकी मूवी देखे आप लोग, खास प्रकार के रूट के बारे में चर्चा किया गया है। जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं वो लोग अलग अलग रास्ते से होते हुए किसी देश पहुंचते हैं ना, जैसे अमेरिका ही जाना है या कहीं लंदन जाना है, तो ना एक
छुप छिपा के पहुंचना होता है, जंगल, रेगिस्तान, नाव में, समुद्र में छिप के जाना होता है। इसी को ना डंकी रूट कहते हैं। ये इलीगल इमाइग्रेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है ये टर्म, चर्चा में रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। ये देखिए एक व्यक्ति है, इनका नाम है सुमित धर्मवर्धनी, और इनको आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ज्यादा नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, आईसीसी के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन बनने जा रहे हैं, ठीक है, कौन जीते हैं बताइए आईसीसी का चुनाव, अध्यक्ष कौन बनेंगे? जैसा 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 बनेंगे। अभी वर्तमान में ये है नहीं, ठीक है, इनका कार्यकाल शुरू होगा अभी दिसंबर से, ठीक है ना। 1 दिसंबर। जी, 5वें भारतीय होंगे जो आईसीसी का अध्यक्ष का पद संभालेंगे, ठीक है। वो आईसीसी के अध्यक्ष भी हो गए, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष है, और भारतीय बीसीसीआई जो है इसके भी अध्यक्ष है अभी, ठीक है, सचिव है मतलब बीसीसीआई। अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है पता है क्या आप लोगों को? बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, ठीक है, वही है। जी अच्छा, सर। हाँ रुचि बने। जी, नाम याद रखिए। अगला देखिए, दिवाली का जो टाइम है तो उससे जुड़ा हुआ है कि दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की दीपावली पार्टी में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने अपने स्टाफ के साथ खूब डांस किया। तो ये काफी मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत फैला हुआ था। तो जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत में, वो खूब एंजॉय किए थे, बहुत डांस वांस किए थे, खूब सेलिब्रेट किए थे, इसलिए चर्चा में रहा था। और अमेरिका में भी जो है बहुत धूमधाम से इस बार दिवाली मनाया जा रहा है। कई राज्यों में छुट्टी का भी घोषणा कर दिया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी हो रहा है, वहां पे भारतीयों का काफी जो है असर देखने के लिए मिल रहा है इस बार चुनाव में, ठीक है। उन भारतीय जो लोग हैं नागरिक हैं, उनको रिझाने का काफी कोशिश किया गया दोनों पार्टी की तरफ से, ठीक है। तो ये सब जो है ना भारत और कल्चरल जो वो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं उसे, कल्चर का विकास जो है अलग अलग देशों तक भी फैल रहा है। इससे जोड़ते हुए आप दिखा सकते हैं, आप अपने ऐसे में जब ये सब लिखेंगे, एक अच्छा पॉइंट है ना टूरिज्म का और कल्चर के फैलाव के बारे में, ये सब आप जोड़ सकते हैं। ये देखिए प्रिंस चार्ल्स है, ठीक है, ब्रिटेन के किंग है चार्ल्स तीन। वो भारत की यात्रा पर है, हॉलिस हॉलिस्टिक हीलिंग के लिए आए हैं। हॉलिस्टिक हीलिंग मतलब एक प्रकार का समझिए कि इलाज के लिए आए हैं, लेकिन हॉलिस्टिक हीलिंग जो है ना ये अलग तरीके का इलाज है। इसमें क्या होता है कि पूरा जीवन शैली बदल देता है ना, अब वो जिस तरीके से वहां रह रहे होंगे, और ये जब एक नए वातावरण में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, नए टाइम जोन में आएंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ जुड़ेंगे, तो इसी को हॉलिस्टिक हीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आए हैं ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तीन, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। अयोध्या में जो है वहां पे पता होगा आप लोगों को कि दीपावली में सरयू नदी पे जो है दीपोत्सव किया जाता है, जिसमें 25 लाख दिया जलाया गया था वहां पे। ये 8वां दीपोत्सव था, 8 साल से लगातार यहाँ पे ये सब हो रहा है। देखिए कुछ डाटा दिया गया है दिवाली के उपलक्ष्य में, तो सिंपली वो समझ लेते हैं कि रिजर्व बैंक के पास सितंबर में सोने का भंडार 855 टन हो गया है, ठीक है। 855 टन काफी होता है। 100 टन भारत वापस भी मंगा लिया है। कहाँ से आया है 100 टन बताइए? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से, ठीक है। तो भारत के पास अभी वर्तमान सोने का भंडार कितना है, तो 855 टन है। इसके अलावा 510 टन जो है देश में के अलावा 324 टन के आसपास जो है विदेशों में जमा है, ठीक। अगला क्या कह रहा है, रूस की आबादी से अधिक जो है डीमेट खाता है। खाता क्या होता है, जो शेयर मार्केट है या म्यूचुअल फंड है, इन सब में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए खास प्रकार का अकाउंट होता है, ठीक है, तो उसको डीमैट कहते हैं, डीमैट खाता कहते हैं। तो भारत में 17 करोड़ लोगों के पास डीमैट खाता है। 17 करोड़ जो है काफी बड़ी संख्या है। कहा जा रहा है कि इतना आबादी जो है ना, मतलब रूस की कुल आबादी भी 17 करोड़ नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा तो भारत में डीमैट अकाउंट है, ठीक है। तो ये एक बात किया गया, ये काफी मतलब बेहतर परिणाम है, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी वगैरह बढ़ रहा है, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ रहा है लोगों में, तो इन सब को जोड़ के आप देख सकते हैं। फिर बेरोजगारी दर घटी है, नौकरियां बढ़ी हैं, इसके बारे में बात किया गया है। फिर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बनता जा रहा है, तो ये भी अच्छी बात है, चर्चा में रहा है। तीसरा अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम है तो पहला और दूसरे स्थान पर कौन होगा बताइए? अमेरिका और चाइना। चाइना होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये न्यूज देख चुके हैं। अगला देखते हैं,
सबसे तेज पियानो बजाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो देखिए एक व्यक्ति है, रोमानिया के रहने वाले थे। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम है थुर्जो जोल्टन। बहुत तेजी से पियानो बजाने के कारण इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, नाम दर्ज किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप कर सकते। स्पेन में बाढ़ आया था, ठीक है, इसके बारे में हम कर चुके थे। ये स्पेन के राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पे थे। अच्छा, स्पेन में किस नदी के कारण बाढ़ आया था बताइए तो? क्यों बाढ़ आया है स्पेन में? तो किसी नदी के कारण बाढ़ नहीं आया है, ठीक है, नदी का जलस्तर वैसा ही है। हुआ क्या है, तो वहां पे जो है ना, एक ही दिन में 8 घंटे में पूरे साल भर का बारिश जो है हो गया है, ठीक है। तो इतनी बारिश हुई जितना पूरे साल भर में होती है, और वो सिर्फ 8 घंटे में हो गया है। इस वजह से जो है यहाँ पे काफी बाढ़ आ गई है, ठीक है, याद रखिए ये चीज। मतलब बाढ़ का कारण क्या है, तो अप्रत्याशित वर्षा जो है ये कारण है, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है। एक कंपनी है, वैश्विक जल प्रौद्योगिकी कंपनी एओ स्मिथ कॉरपोरेशन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर वाटर प्यूरिफिकेशन कारोबार प्योर इट का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा जो ये जैसे कैंट प्यूरिफायर वगैरह है ना, वो उन्हीं के द्वारा बनाया जाता था, हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा, ठीक है। तो उसका जो प्योर इट एक अलग से देखिए कंपनी होगा, उसका अधिग्रहण कर लिया गया है एओ स्मिथ कॉरपोरेशन के द्वारा। यही न्यूज है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अतरंगी न्यूज है, बस याद रख सकते हैं। ये देखिए, ये 3 साल एक खिलाड़ी हैं, एक अनीस नाम है उनका, और ये चेस के खिलाड़ी हैं, शतरंज से जुड़े हुए हैं। तो इनको जो है फीडे रेटिंग मिल गया है, ठीक है। तो ये सबसे कम उम्र में फीडे रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए। मात्र 3 साल 8 महीने में जो है इनको फीडे रेटिंग मिल गया। तो पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में इनको रेटिंग मिला है, यानी लिस्टिंग हो गया अब इनका, अब यहाँ से इनको रैंकिंग मिलेगी। इसका नाम अनीस है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए, रिवाइज कीजिए। इसमें मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों का अवार्ड स्वर्ण पदक जो भारत को मिला था। किस प्रतियोगिता में मिला था बताइए? कहाँ हुआ था? क्या प्रतियोगिता था? बुडापेस्ट में हुआ था सर। जी, और क्या था वो? इसका क्या प्रतियोगिता था वो? ओलंपियाड 45th था क्या? चैंप हाँ सर, चैंपियन, 45th चेस ओलंपियाड। बिल्कुल, है ना। तो भारत के मेल और फीमेल दोनों टीम को स्वर्ण पदक मिला है। स्वर्ण पदक मिला है सर। जी, है ना, पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मोदी जी काफी सक्रिय रहे थे उस बीच में, खिलाड़ियों से मिले थे, है ना, काफी चर्चा में आया था ये। तो पूछा जा सकता है, इस तरीके का न्यूज पूछा जाता है। बुदापेस्ट के बारे में याद रखिएगा, वहीं पे हुआ था। और किस क्रम का था, क्या बताए थे रंजीत? 45th 45th 45th, ओके, 45th था, ठीक है, चेस ओलंपियाड। अगला देखिए क्या है, ये देखिए, अभी हम लोगों ने कल डिफेंस के बारे में पढ़ा था ना, डिफेंस टेक्नोलॉजी का बेसिक्स, तो ये आप समझ में आएगा आपको। कह रहा है उत्तर कोरिया ने किया नए वासोंग 19, है ना, वासोंग 19 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। तो ये बताइए, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल है, मतलब ये कितनी दूरी मार सकता है, मारक क्षमता कितनी दूरी होगी इसकी? 5000 किलोमीटर से ज्यादा सर। 5,000 किलोमीटर से ज्यादा, बहुत बढ़िया, है ना। ये इंटरकॉन्टिनेंटल होता है, जो 5,000 से ज्यादा जा सकता है। तो उत्तर कोरिया जो है पहले भी बना चुका था, फिर से बनाया है, और ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है इतना सक्षम हो गया है, तो अपने क्षेत्र से कोई भी हमला करके अमेरिका का किसी भी क्षेत्र पर हमला कर सकता है। अमेरिका इतना बड़ा देश है, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है उसके पास अब ऐसा बम मिल बन गया है, उसके पास ऐसा बम वो हासिल कर चुका है, तो वो बैठे बैठे अपने क्षेत्र से अमेरिका के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकता है, ठीक है। तो यही न्यूज है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी, यही इंपॉर्टेंट था, ये हम लोग समझ चुके थे। एक MIVR के बारे में पढ़े थे, याद कीजिए, किससे जुड़ा हुआ था ये? मिशन दिव्यास्त्र पढ़े थे कल, अग्नि 5, मल्टीपल एंट्री, है ना, रीटारगेटेबल, ठीक है, तो याद रखिए। बीकन MIRV। MIRB, बिल्कुल। ये देखिए, स्किप कर सकते हैं वैसे, क्या की मुख्य सचिव बनी है अलका, ठीक है, तो अलका तिवारी है, उनको बनाया गया झारखंड में, जो कि चुनाव है ना, तो इसलिए ये चर्चा में। ये देखिए, दीदियों के कौशल से उड़ान भरेंगे 14,500 ड्रोन।
सिंपल समझिए, ड्रोन दीदी कार्यक्रम एक चलाया जा रहा था मोदी जी के द्वारा, वो उसका इनॉग्रेशन किए थे, नमो ड्रोन दीदी या ड्रोन दीदी। तो वो उसी से जुड़ा हुआ है और इसमें और कुछ ऐसे नहीं है, ठीक है। प्रशिक्षण मतलब अब धीरे धीरे शुरू होने वाला है, यही न्यूज है। करेंगे क्या वो, तो ड्रोन जब उड़ाना सीख जाएंगे तो खेतों में तरल उर्वरक या कीटनाशक इन सब का छिड़काव कर सकेंगे, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। धरती पर ही अंतरिक्ष उतार भारत ने रचा इतिहास। अब क्या क्या है, एक इस तरीके का प्रयोगशाला बनाया गया है कि जिसके अंदर अंदर जो है आपको अंतरिक्ष जैसा फील होगा, ठीक है। यही न्यूज है। तो धरती पर ही अंतरिक्ष का वातावरण बनाकर एक और इतिहास रच दिया है भारत में। किया गया, लद्दाख के लेह में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ पे किया गया ये जरूर याद रखिएगा। लद्दाख के लेह में किया गया है, नाम क्या है, एनालॉग अंतरिक्ष अभियान, ठीक है। इसमें होगा क्या, तो इस पे पृथ्वी के ऊपर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी लद्दाख के लेह में, ठीक। उसके बाद देखिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, देश का अंतरिक्ष विजन 2024 एक डॉक्यूमेंट पेपर जारी किया गया था, जिसमें क्या क्या बताया गया है। तो 2035 तक भारत का अपना जो है एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। फिर 2040 तक चंद्रमा पर भारतीयों को उतारने का भी लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मुफ्त रसोई गैस योजना शुरू हो गई है। योजना का नाम क्या है, तो दीपम 2 इस योजना का नाम है। दीपम 2 है क्या, तो आंध्र प्रदेश में फ्री में मुफ्त में रसोई गैस बांटे जाने से संबंधित परियोजना है, ठीक है। बताइए यूनियन लेवल पर भी, सेंट्रल लेवल पर भी एक इस तरीके का योजना चल रहा है जिसमें सिलेंडर दिया जाता है। क्या नाम है उसका बताइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि रूस ने गूगल पर लगाया दुनिया की अर्थव्यवस्था से भी अधिक जुर्माना, ठीक है। मतलब कि पूरी दुनिया का जो है ना अभी वर्तमान में उसको अगर आप टोटल ओवरऑल अर्थव्यवस्था कितना का है, 110 ट्रिलियन डॉलर का है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ठीक है। सिर्फ जो अपना गूगल है ना वो 2 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था है। लेकिन रूस ने गूगल पे जो जुर्माना लगाया है वो लगा है 20 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना। मतलब कि अगर इसको लिखना चाहिएगा तो उसके बाद आपको 34 शून्य लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है ना ये रकम पूरा होगा। मतलब दो दो पे 34 शून्य है ना, इस तरीके से लगाते जाएगा, 34 जीरो लगाना पड़ेगा। इतना का जो है जुर्माना रूस जो है वो लगाया है गूगल कंपनी पे, ठीक है। मतलब पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है ना उससे भी कहीं ज्यादा ये रकम लगाया गया है जुर्माना। इसके अलावा ये भी कहा गया कि नौ के अंदर ये जुर्माना नहीं दिया गया तो हर एक सप्ताह में ये जुर्माना डबल होता चला जाएगा, ठीक है। ये रूस के द्वारा लगाया गया है। याद रखिए क्यों लगाया गया है, तो गूगल ने रूस के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया था रशिया यूक्रेन वॉर के समय में। तो उसी के मद्देनजर जो है ये, मतलब वहाँ रूस का जो कोर्ट है ना, तो वहाँ रूस का जो अपना कोई न्यायालय होगा सुप्रीम कोर्ट टाइप का, वो ये निर्णय दिया है, ठीक है। दो पे कितना जीरो लगाना था, 34 जीरो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है ये। चलिए अगला न्यूज देखिए क्या है, तो ये है कि स्कूल में शोध और इनोवेशन के फूटने लगे अंकुर। तो क्या है कि देश भर में प्रयास, प्रयास हमारे लिए, प्रयास का फुल फॉर्म क्या है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट अमॉन्ग यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट, ठीक है। ये प्रयास का फुल फॉर्म है, फिर से हम बोलते हैं, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड अमॉन्ग यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम है, इसके तहत जो है स्कूल में बड़ी संख्या में छात्र जो है या बच्चों जो है वो इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यही दिया गया है और कुछ खास नहीं है। प्रयास बस आप लोग याद रखिए क्या है, तो ये इनोवेशन से जुड़ा हुआ कुछ है, ठीक है। एक व्यक्ति है विवेक देव, का नाम सुने आप लोग, विवेक देवराय समिति किसके लिए फेमस था बताइए, क्यों चर्चा में आया था विवेक देवराय समिति। कहिए, विवेक देवराय समिति सुने आप लोग। अर्थशास्त्री थे सर, रेलवे के लिए। हाँ सर। जी है ना, रेलवे में जो सुधार हुआ था, जब बजट में ही इसको शामिल कर दिया गया था, तो ये किस कमेटी के द्वारा किया गया था, ये विवेक देवराय समिति के विवेक द्वारा ही देवराय। बताया गया था, है ना। इसके अलावा जी सर। एकवर्थ समिति भी आप लोग सुनेंगे, एकवर्थ समिति क्या है बताइए। एकवर्थ समिति जो है 1921 में आया था। इसके जी इसके तहत जो है आम बजट और रेल बजट को अलग कर दिया गया था, ठीक है।
और विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर दोनों बजट को मिला दिया गया। ठीक है, 2016 में ये रिकमेंडेशन दिया था, 2017 से साथ में बजट पेश होना शुरू हो गया। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो थे विवेक देवरा, इनका निधन हो गया है, यही न्यूज है। ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति में भी थे, इनका निधन हो गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट वही था जो हम बताए आपको, रेलवे से जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देवराय समिति किससे जुड़ा हुआ है, तो वो रेलवे के सुधार से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर में दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रह, अक्टूबर के महीने में हाल ही में जो है, क्योंकि अभी दीपावली धनतेरस वगैरह का समय है, उसके अलावा दुर्गा पूजा भी था। ठीक है, तो इस वजह से काफी जो है बिक्री हुआ होगा मार्केट में, तो इसीलिए जीएसटी संग्रह भी जो है अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो उच्चतम स्तर मतलब सेकेंड उच्चतम, सबसे ज्यादा नहीं हुआ है, सेकेंड हाईएस्ट पर पहुंचा है। सबसे हाईएस्ट तो 2.1 करोड़ था, लेकिन इस बार अक्टूबर में 1.87 लाख करोड़ जो है जीएसटी संग्रह हुआ है। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में बता दीजिए क्या है ये, जीएसटी फुल फॉर्म क्या है इसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब से लागू हुआ है? लागू कब? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये भी याद रखिएगा, गंतव्य पे लगाया जाता है। कितने स्लैब हैं? 0, 5, 8, 12, 18। ठीक है, चलिए, क्यों बढ़ रहा है राजस्व, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, मेंस में ये सब यूज कर सकते हैं। पहला बताया कि भारत में मजबूत मांग और खपत के कारण सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आई है, उसकी वजह से। फिर ई इनवॉइसिंग में बढ़ोतरी हुई है इस वजह से। फिर विनियामक अनुपालन में इजाफा हुआ है, नए करदाताओं में बढ़ोतरी हुई है, और डिजिटलीकरण और पारदर्शिता आई है। इन वजहों से जीएसटी संग्रह धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए, एक असम के अभिनेता थे, असमिया अभिनेता, नाम क्या है? कुलदा। ठीक है, कुलदा कुमार भट्टाचार्य, इनका निधन हो गया है। तो ये न्यूज है बस। असमिया से याद आ रहा है कि अभी भाषाओं को, या कहते हैं 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो बताइए, तो कौन कौन सा भाषा था अभी हाल में, किसको किसको शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? मराठी, बंगाली, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमी। प्राकृत, असमिया। ठीक है, 5 हो गए। पहले से 6 था, कौन कौन सा था बताइए? तमिल, मलयालम, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, और दो और तमिल, है। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया था वैसे, उड़िया भी था। उड़िया भी होगा, बिल्कुल उड़िया भी। हो गया। एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ से सवाल बन सकता है। जी ठीक है, एक देखिए मणिपुरी। नासा, ओके, नासा को 43 साल पुराने ट्रांसमीटर से मिला संदेश। अब देखिए कहाँ से मिला है, तो नासा का जो है ना एक अभियान था, वाइजर 1। ठीक है, तो ये काफी पहले गया था, 43 साल पहले गया था, 1977 में लॉन्च हुआ है। वो ना निष्क्रिय था, लेकिन अभी हाल में ना उससे कुछ ट्रांसमिशन आया है, कुछ मतलब संपर्क साधने की कोशिश की गई है वाइजर 1 के द्वारा, यही न्यूज में है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वाइजर क्या था, वाइजर 1 क्या है, वाइजर 2 क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो किन्हीं को पता है तो बताइए, वाइजर क्या था? वाइजर अभियान क्या था, नासा के द्वारा जो वाइजर भेजा गया था, वो क्या था? नहीं पता है, हम बताते हैं। देखिए, वाइजर जो है ना, एक नासा अभियान भेजा गया था, और इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट से, मतलब ना ये हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, उससे भी बाहर भेजने की बात की गई थी। ठीक है, कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर क्या सब मौजूद है वो भी तो पता चले। तो नासा जो है इसके लिए ये सोच के जो है वाइजर 1 और वाइजर 2 भेजने का कोशिश किया था। लेकिन हुआ क्या कि वाइजर जो था उसको पहले ही भेज दिया गया था, वाइजर 1 से पहले ही वाइजर 2 को भेज दिया गया। लेकिन किया क्या नासा वाला कि वाइजर 1 का स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया, इस वजह से वाइजर 2 से पहले ही वाइजर 1 ये एस्ट्रॉइड बेल्ट, या जो जुपिटर का जो कक्षा होता है उसको पार कर गया था। तो यही सब न्यूज़ है, थोड़ा बेसिक्स जान लीजिएगा वाइजर के बारे में, है ना। वाइजर 2 पहले लॉन्च हो गया था, वाइजर 1 उसके बाद गया था, लेकिन जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसको क्रॉस वाइजर 1 कर गया है, पहले ही कर गया था। ठीक है, गया कहाँ है, तो ये हमारे सौर मंडल को पार कर गया है। ठीक है, तो बस एक्सप्लोर कर रहा है, घूम रहा है, और कुछ नहीं।
आयरन बीम के बारे में, आयरन डोम सुने होंगे। आयरन डोम किस देश के द्वारा तैयार किया गया था? आयरन डोम क्या था ये? इजराइल। हाँ, इजराइल के से द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अभी हाल ही में ना आयरन बीम भी उसके द्वारा डेवलप किया गया, इजराइल के द्वारा। आयरन बीम है क्या? तो आयरन बीम सैकड़ों मीटर से लेकर कई किलोमीटर दूरी, सॉरी, आयरन बीम जो है सैकड़ों मीटर से लेकर कई किलोमीटर की दूरी से प्रकाश की गति से हमला करने में सक्षम है। अब मतलब प्रकाश की गति से हमला है, थोड़ा आश्चर्यजनक है कि ऐसा भी हो सकता है, बट आयरन बीम बनाया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, चलिए, भारत थाईलैंड क्यों चर्चा में रहा? हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो थाईलैंड के विदेश मंत्री हैं। उनके साथ तो मिले थे दिल्ली में हाल ही में, इसलिए चर्चा में रहा है। बस इतना ही, जब प्रधानमंत्री वगैरह मिलते हैं तब ज्यादा न्यूज में आता है, और या फिर हमारे जो विदेश मंत्री वो कहीं दूसरे देश की यात्रा पे जाते हैं तो वो ज्यादा चर्चा में रहता है। वो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बस यहाँ यही याद रखिएगा थाई विदेश मंत्री से वो मिले हैं। इसके अलावा जो हमारे जयशंकर है ना, वो 2 देश की यात्रा पे भी निकले हुए हैं 3 से 8 नवंबर तक। ठीक है, तो अभी वो विदेश में गए हुए हैं, कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर दौरे पर गए हुए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर दौरे पर। बताइए तो, आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? लाओस में सर। लाओस में हुआ था, बिल्कुल। एमपॉक्स क्या है? एमपॉक्स बताइए, फुल फॉर्म क्या है एमपॉक्स का? मंकी पॉक्स है ना? मंकी तो पॉक्स। मंकी, जी, तो मंकी पॉक्स खास प्रकार की बीमारी है जानवरों से मनुष्य में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, फैल रहा है ये। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से शुरू हुआ था। तो उसका जो 500% ज्यादा जो है इंक्रीज हो गया है, मतलब केसेस जो मिल रहे हैं ना, उसमें 500% का इजाफा हुआ है, इतनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में WTO जो इसको वैश्विक महामारी भी घोषित कर चुका है। ठीक है, अगला न्यूज क्या है ये समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रीड कर देते हैं। मध्य प्रदेश में गोवंश पालने वालों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। मतलब गाय वगैरह पालेंगे जिनके पास 10 से ज्यादा गाय होगा, उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ताकि वो इजिली पैसा, एडवांस में पैसा उठा सकेंगे और गाय की सेवा कर सकेंगे। ठीक है, ये सब स्किप कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। PSU बैंक कवार से पैसा इकट्ठा किया, इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये सब भी स्किप कर सकते हैं, ऐसे ही दे दिया है। देखिए, नमक में सोडियम होता है। ठीक है, और सोडियम जो है उचित मात्रा में ही शरीर में जरूरी होता है, अगर वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो जान का खतरा हो सकता है। तो WTO जो है वो इसके बारे में बात कर रहा है। रोजाना 5 ग्राम नमक खाई, किडनी और दिल को स्वस्थ रखे, बस, और कुछ नहीं है खास। ठीक है, भारत को साइबर खतरे वाले 5 देशों की सूची में डालना आग में घी के समान। हुआ क्या है, आज जैसा आप लोगों को पता होगा कि भारत और कनाडा के बीच जो है हाल में संबंध जो है उतना मधुर नहीं रह गया है, कुछ ना कुछ विवाद हर दूसरे तीसरे दिन आ ही रहा है। तो कनाडा क्या किया, हाल ही में भारत को दुश्मन देशों की कैटेगरी में, है ना, उस लिस्ट में शामिल कर दिया है भारत को। इसी वजह से जो है ये चर्चा में रहा, यही न्यूज है कि कनाडा की खुफिया एजेंसी जो है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, वो भारत को एक तरह से दुश्मन देशों की सूची में रखने का काम किया है। तो इस वजह से जो है विवाद वो और बढ़ गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। कृषा खिलाड़ी हैं, मुक्केबाजी से जुड़ी हुई है कृषा वर्मा। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल से जुड़ी हुई है ये याद रखिए, वही इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज देखते हैं। भारतीय फुटबॉलर हैं अनस, नाम क्या है? अनस एडाथोडिका। ठीक है, एडाथोडिका इनका नाम है, अनस एडाथोडिका। फुटबॉल से जुड़े हुए थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। एक खिलाड़ी थे, भारतीय टीम के कप्तान रह चुके थे, जो संन्यास लिए हैं। बताइए क्या नाम था उनका? कौन से क्षेत्रीय थे वो? सुनील। क्षेत्रीय। सुनील छेत्री। तो उनका नाम याद रखिएगा, वो पूछे जाने की संभावना है ज्यादा। ठीक है, और फिर एक लास्ट न्यूज है आज का। गोल्डमैन सैक, एक रिपोर्ट आई है उसकी, उसके तहत कहा गया है कि भारत में को 6.5% की वृद्धि जो है सालाना, मतलब अगर सालाना इतनी ग्रोथ रेट हासिल करनी है तो बहुत सारी नौकरियां लानी होंगी, है ना। 1 करोड़ के आसपास जो है नौकरियां, रोजगार सृजन करना पड़ेगा।
यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गोल्डमैन सैक, तो ये एक क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी है, ठीक है? जैसे मूडीज़ है, उसी तरीके से। तो ये बात करता है, ये अलग-अलग रेटिंग देता रहता है। तो यही इस वीक का सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था, ठीक है? और बाकी हम लोग कुछ और करंट अफेयर्स रिवाइज़ करते हैं।